Hello, my dear children. Let's read and understand poem 2 from our course book. And name of the poem is Geography Lesson. अब बच्चों आप कंफ्यूज मत होइएगा. दिस इज नॉट ज्योग्राफी. आप ये एसएसटी की ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो. द नेम ऑफ द पोएम इज ज्योग्राफी लेसन and it is written by Zulfikar Ghose. Let's first see a small intro about the writer. The poem, The Geography Lesson, is written by Zulfikar Ghose, a famous poet and novelist. आपने सुना होगा novelist कौन होता है बच्चों? जो novel लिखता है. Who was born in India before independence. After independence, he migrated to Pakistan and now he is settled in USA. यानी ये इंडिपेंडेंस के पहले, यानी हमें जब आज़ादी मिली 1947 के पहले, ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, यहाँ पैदा हुए. इंडिपेंडेंस जब मिल गई तो ही माइग्रेटेड टू पाकिस्तान. आपको पता है ना, इंडिपेंडेंस के बाद डिवीजन हो गया था, एक हिस्सा इंडिया बना था और एक पाकिस्तान. सो ये जो हमारे पोएट हैं जुल्फिकर घोष, ये पाकिस्तान चले गए थे और अब वो कहाँ रह रहे हैं? यूएसए में. दिस पोएम डजंट हैव एनी राइम स्कीम. राइम स्कीम आपको सिखाई हुई है, एक बार फिर से आपको बता दी जाएगी क्या होती है. जिनके एंड में राइमिंग वर्ड्स आते हैं, तो इस पोएम में ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ फ्री वर्स, वो राइम स्कीम में नहीं है. इन द पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स. इसमें पैराग्राफ भी 3 हैं और इसमें 3 बातें पोएट ने हमसे कही है. शॉर्ट में हम देखते हैं, फिर डिटेल में पोएम पढ़ेंगे. फर्स्ट, हाउ एवरीथिंग लुक्स फ्रॉम द स्काई. यानी जब आसमान से आप नीचे देखते हो, अब आसमान में हम पक्षी की तरह उड़ के तो देखते नहीं हैं, हम या तो किसी हेलीकॉप्टर में या प्लेन में बैठे होते हैं तभी देखते हैं. तो जब आप ऊपर से देखते हो नीचे, तो आपको कैसा दिखाई देता है? पहली चीज़ ये बताई है. सेकेंड, हाउ सिविलाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड द रीज़न बिहाइंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट. यानी कि सिविलाइजेशन क्या होती है? सभ्यता. जो हम लोग रह रहे हैं, एक ट्रेडिशन कस्टम को फॉलो करते हैं, हमारे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ये सब सिविलाइजेशन होता है. तो सेकेंड पोएट बता रहे हैं कि सिविलाइजेशन कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कैसे शुरू हुआ, एंड रीज़न बिहाइंड द अनऑर्गेनाइज सेटलमेंट. अनऑर्गेनाइज्ड जो कि सिस्टमैटिक नहीं होता है, अनऑर्गेनाइज नहीं होता है, उसका कारण क्या है ये जानने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की उन्होंने. और आखिर में लास्ट, थर्ड, हिज क्वेश्चन टू हिमसेल्फ, वाई पीपल हेट ईच अदर. तीसरा जो चीज़ इन्होंने डिस्कस की है, वो एक तरह से अपने आप को ही क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल हम सबके लिए भी है कि क्यों हम एक दूसरे से नफरत करते हैं. जैसे इंडिया के लोग हैं और पाकिस्तान के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, किसी और देश के लोग हैं, सब अपने देश और अपने लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बजाय इसके कि ये पूरी दुनिया एक ही है और हम सब एक हैं. ऐसा कोई नहीं सोचता. सो ये क्वेश्चन पूछा है, वाई वी हेट ईच अदर. सो चलिए लेट्स रीड द पोएम लाइन बाय लाइन. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. तो शुरुआत में ये जो जेट है, ये प्लेन को बोला गया है. तो पोएट जो हैं वो ऊपर प्लेन में उड़ रहे हैं और वहाँ से वो नीचे धरती पे देखते हैं. तो ये हमें बता रहे हैं कि जब जेट स्प्रैंग इज टेक ऑफ, प्लेन जब उड़ना शुरू करती है आसमान के अंदर, इनटू द स्काई, इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. तो ऊपर से जब मैंने सिटी को देखा तो पता चला कि सिटी ऐसी क्यों है. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल. यानी 1 मील की जो दूरी है वो ऊपर आसमान से जब देखते हैं तो इतनी सी दिखाई देती है, छोटी सी. जैसे आपने अगर कभी देखा हो, आप अगर 3rd या 4th फ्लोर या 5th फ्लोर की बिल्डिंग पे खड़े हो, सबसे ऊपर ही ऊपर, और जब आप नीचे देखते हो तो एक बाइक वाला तो आपको बहुत छोटा दिखाई देता है, कार है वो आपको बिल्कुल खिलौने जैसी लगने लगती है. यानी जो जितनी साइज़ का है, ऊंचाई से हमें उतनी साइज़ का नहीं लगता है. तो जब ऊपर से ये नीचे धरती को देखते हैं, सिटी को देखते हैं कि कैसे सिटी बनी हुई है, कैसे डेवलप हुई है, तो ये कह रहे हैं मैंने देखा 1 मील की दूरी 6 इंच की लगने लगी थी मुझे, इतना ऊपर मैं था. और क्या देखा इन्होंने?
There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. ये पूरा एक ही देखिए, बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं है. अब हम समझते हैं इसको. देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी. इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते. अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक हैफाजार्ड, यानी कि विदाउट ऑर्डर, जिसकी कोई प्लानिंग ना हो, बिना प्लानिंग के. अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल. तो जब ऊपर से ये नीचे की बिल्डिंग्स को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, ऐसे बनाई गई है. कोई सिस्टमैटिक चीज़ नहीं दिखाई दे रही है फ्रॉम दैट मच हाइट. ही कैन सी दैट फुल सिटी इज़ नॉट प्रॉपरली प्लान्ड एंड इट इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड. यानी कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है. ऐसा कब महसूस हुआ उन्हें? when the jet sprang into the sky, जब उनका प्लेन टेक ऑफ करके ऊपर पहुंच गया था, तब नीचे जब उन्होंने देखा, उन्हें सब कुछ अनप्लान्ड, बिल्डिंग्स जो है वो ऊपर से कहाँ दिखाई देगी हमें प्रॉपरली, तो ऐसा लग रहा था जैसे सब उबड़ खाबड़ बिना प्लानिंग के किया हुआ है. तो बच्चों एक बार फिर से फर्स्ट पैराग्राफ को हम रिवाइंड कर लेते हैं अपने दिमाग में. जब पोएट प्लेन में बैठे हैं एंड व्हेन इट इज़ टेकिंग ऑफ, यहाँ से वो नीचे का नज़ारा देखते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा सीन दिखाई दे रहा है. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत सारी है, लेकिन कैसी लग रही है? बिल्कुल अनऑर्गेनाइज लग रही है. तो ज्योग्राफी में ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है. जब आप एसएसटी पढ़ते हो आपको बताया जाता है ना ज्योग्राफी में कि कैसे बिल्डिंग्स बनती है, किससे बनती है, कैसे दिखाई देती है, नेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है. तो इन्हें ये बात समझ में आ गई कि जब आप ऊपर जाके ऐसी चीज़ें को देखते हो नीचे, इट डजंट लुक प्लान्ड, इट लुक्स ऑल डिसऑर्गेनाइज्ड. व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, यानी अब थोड़ा और ऊपर पहुंच चुकी है इनका जेट. कितना? 10,000 फीट, और ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच गया. अब वहाँ से जब ये नीचे देखेंगे और अलग सीन दिखाई देगा. इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ where the rivers ran. यानी ऊपर से जब मैंने देखा तो मुझे ये भी ज्योग्राफी का समझ में आ गया. ज्योग्राफी में हमें पढ़ाया जाता था कि जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है, पानी जहाँ मिलता है, लोग ज़्यादा उसी के आसपास रहते हैं. आपने पढ़ा है ना, जहाँ भी रिवर्स हैं उसके आसपास बहुत पॉपुलेशन होता है. तो पोएट भी यही कह रहे हैं कि मुझे क्लियर हो गया दैट कंट्रीज हैड सिटीज़ वेयर द रिवर रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड. वैली हम घाटी को बोलते हैं. तो नदियों के पास, घाटियों के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है. ऐसा क्यों होता है? मुझे ये समझ आ गया. पोएट इज सेइंग दिस. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Delineated का मतलब होता है to show. तो जो ज्योग्राफी का लॉजिक हमने किताबों में पढ़ा था कि लैंड एंड वाटर जहाँ दिख जाए साथ में, वहाँ आदमी अट्रैक्ट होता है, वहाँ रहना चाहता है वो, ये आज मुझे क्लियरली पता चल गया जब मैं 10,000 फीट ऊपर पहुँचा. सो द पोएट इज सेइंग दैट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज द रीज़न why people settle down near rivers. So the cities grow as per the necessities, है ना. लोगों को सेटल होने के लिए लैंड और वाटर दोनों की ज़रूरत होती है. सो उन्हें समझ आता है इतनी ऊपर जाके कि वाटर एंड लैंड आर द की टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. सो जो भी लॉजिक हमें ज्योग्राफी में पढ़ा होता है वो सब इन्हें अब दिखाई दे रहा है ऊपर से. इन्हें पता है कि क्यों सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वैलीज़ के पास होता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रिवर्स के पास होता है. ये उन्हें क्लियर हो जाता है अब. सो किड, सेकेंड पैराग्राफ में हमने क्या देखा? पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वेर एवर देर इज़ वाटर बॉडी, वेदर इट इज़ रिवर और व्हाटएवर, लाइक जिसमें हमें पीने लायक पानी मिल जाए, वहाँ पे सिटीज़ ज़्यादा डेवलप होती है. और जहाँ भी लैंड और वाटर दोनों चीज़ें अवेलेबल है, चाहे वो वैलीज़ हो, नियर द रिवर्स हो, वहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होता है. ये इन्हें समझ में कब आया? when he reached 10,000 feet above. when the jet rose 6 miles high. तो देखिए 10,000 feet से अब कितना ऊपर पहुंच चुके हैं ये, और भी ऊपर, 6 miles high. It was clear the earth was round and that it had more sea than land. तो जब वो और ज़्यादा ऊपर पहुंचे तो उन्हें अर्थ दिखाई दे रहा है और इन्हें पता चला है कि अर्थ पे लैंड से भी ज़्यादा वाटर है. ये ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ना. इन्हें अब ये
clearly he could see that earth was round, दुनिया गोल है ये दिखाई दे रहा है, यानी हमारी धरती जो है वो गोल है, और सी सबसे ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है और लैंड कम है. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेकिन एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आई. क्या समझ में नहीं आई? दैट द men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. जो धरती पे इंसान रहते हैं, दे फाउंड कॉजेस, कॉजेस यानी कारण, टू हेट ईच अदर. उनके पास कितने कारण हैं एक दूसरे से नफरत करने के. टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, ये दीवारें जो हैं भगवान ने थोड़ी बना के भेजी है, उन्होंने तो सिर्फ एक धरती बनाई थी. हु बिल्ड ऑल दीज वॉल्स? वी पीपल हैव बिल्ड. एंड टू किल, एक दूसरे को मारना. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई. इतनी ऊंचाई से भी मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है. तो ही पॉन्डर्स वाई हैव पीपल ऑन अर्थ बिल्ट वॉल्स, बाउंड्रीज, फेंसेस. क्यों बनाए हैं हमने ये सारी चीज़ें? क्यों? हम इनके बिना भी रह सकते थे और खुश रह सकते थे, बट नो, ही फेल्स टू अंडरस्टैंड वाई पीपल हेट ईच अदर सो मच. क्यों एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं लोग? क्यों लोग इतने सेल्फिश हैं, इतने जेलस हैं? सभी का जो बहुत ही नैरो माइंडेड है, सोच बहुत छोटी है, कोई भी ऐसे मिल के नहीं रहता है. ये कारण इतने ऊंचाई पे पहुंच के भी पोएट कुडंट अंडरस्टैंड. सो इसमें फाइनली हमने लास्ट पैराग्राफ में पोएट ने हमें क्या बताया है? उन्होंने बताया कि जब मैं और ऊपर पहुंचा, आई सॉ दैट द अर्थ इज राउंड एंड आई सॉ दैट देयर इज लेस लैंड एंड मोर ऑफ वाटर. और एक चीज़ जो उन्हें समझ में नहीं आई वो ये, दैट वाई पीपल डोंट लिव इन हार्मनी, वाई दे फाइट विथ ईच अदर. सो बच्चों, आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी. फाइनली आप मॉरल सुनिए इसका, इससे कुछ शिक्षा तो मिलती है ना हमें. Moral of the poem is that we should use all the natural resources like land and water wisely. ये बहुत सभी के करने से होगा. पानी है या ज़मीन है या जो भी चीज़ें जो नेचर हमें दे रहा है, हमें बहुत सोच समझ के और दिमाग लगा के इस्तेमाल करनी चाहिए. We shouldn't waste them. And second thing is, we shall all live together in harmony and नॉट फाइट विथ ईच अदर. हमें ये प्रण लेना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ अपनी जगह पे, चाहे अपनी फैमिली में, फैमिली से निकल के देश दुनिया हर तरफ, यानी इंसान को इंसान समझना चाहिए. लड़ाई नहीं करनी चाहिए किसी भी बात पे, बाउंड्रीज नहीं बनानी चाहिए. एज अर्थ इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन, सो वी शुड मेक इट ब्यूटिफुल, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. अगर नहीं समझ आया है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम. हैव अ गुड डे.